नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड में विभिन्न धार्मिक धामों की यात्रा के शुरू में बड़ी संख्या में यात्री पहुंचते हैं, जिससे कि व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ जाता है। व्यवस्थाएं कैसी हों, इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यहाँ पर WII को धामों में यात्रियों की धारणा क्षमता का आंकलन अध्ययन कर रिपोर्ट देने को कहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर हेमकुंड साहिब, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालु की धारणा क्षमता का आंकलन का अध्ययन शुरू कर दिया। इस अध्ययन में संस्थान धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं के रुकने की क्षमता, चिकित्सा सुविधा, कूड़ा निस्तारण, खच्चर घोड़ों की संख्या और उनका प्रबंधन समेत कई बिंदुओं पर समग्र रिपोर्ट दी जाएगी। इससे भविष्य में यात्राओं का संचालन और बेहतर करने में मदद मिलेगी। यात्रा के शुरू में बड़ी संख्या में यात्री पहुंचते हैं तो व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ जाता है। यात्रा की शुरुआत, बरसात में और अंत में कितना दबाव यहाँ पर बढ़ता और घटता है, इसके हिसाब से व्यवस्थाएं कैसी हों, इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने WII को धामों में यात्रियों की धारणा क्षमता का आंकलन अध्ययन कर रिपोर्ट देने को कहा है। WII में उन 3 स्थानों को चुना गया है जहाँ पर पैदल या फिर घोड़े से यात्रा होती है और तुलनात्मक तौर पर कठिन होती है। इसके अलावा गंगोत्री को भी लिया गया, जहाँ पर सीधे वाहन से पहुंचा जा सकता है। लॉकडाउन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिलीप सिंह रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वन संरक्षण अधिनियम पर चर्चा के लिए विधानसभा का एक दिन के लिए सत्र बुलाने का अनुरोध किया है। उन्होंने आग्रह किया है कि यदि सरकार सत्र नहीं बुलाएगी तो वो सदन में नहीं जाएंगे। उन्होंने चिंता जाहिर की कि वन अधिनियम से प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पत्र में उन्होंने राज्य के 67% वन क्षेत्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके संरक्षण के लिए वन अधिनियम लागू किया गया है, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए ये काला कानून साबित हो रहा है। रोज वन जीवों के हमले में जान माल की हानि हो रही है। देखिए, दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में 70-71% लगभग हमारा इसमें वन आकृति क्षेत्र हो चुका है और हमें एक तरफ हमारी जितनी विकास की योजनाएं हैं उनमें वन अधिनियम आड़े आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वन्य जीव जो है हमको रोज दिवाला बना रहे हैं। और मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार से निवेदन किया है कि हमारे यहाँ जहाँ 71% वन आकृति क्षेत्र हो उनके लिए नई नीति बननी चाहिए, कोई हमारी कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए ताकि हम लोगों को लाभ मिल सके। आज पर्यावरण को बचाने के चक्कर में आज हम लोगों को अपना जीवन संकट में पड़ गया है, तो मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने सरकार से निवेदन किया कि कम से कम एक दिन का सत्र लगाएं, तो कम से कम इस प्रदेश की सरकार का, जनता की आवाज का केंद्र सरकार को, जो उनके अनुशासन के संगठन है, NGT है, बात प्राधिकरण है, वहां तक हमारी बात पहुंच जाए। इन्हीं बातों को लेकर सदन का होना, एक दिन का सदन होना चाहिए। हल्द्वानी में कानूनी व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए वन माफिया और जिम्मेदार अधिकारियों के बीच मिलीभगत का मामला सामने आया। प्रदेश सरकार जहां पर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर वृक्षारोपण अभियान चला रही है, वहीं जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में जुटे हैं। ताजा मामला हल्द्वानी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गौरा पड़ाव स्थित हरिपुर पूर्णानंद गांव का है, जहां पर एक ठेकेदार और भूस्वामी में परमिशन की आड़ में प्रतिबंध सागौन और आम के हरे भरे पेड़ों की कटाई की है। ठेकेदार और भूस्वामी ने वन विभाग से 26 पेड़ों का परमिट जारी किया। इसकी आड़ में भूस्वामी और ठेकेदार ने 4 हरे भरे सागौन और आम के हरे भरे पेड़ जो है वो काट दिए। काटे गए पेड़ों की लकड़ी को रात के अंधेरे में ठिकाने लगाने की तैयारी की गई थी, लेकिन इस बीच एक समाज सेवी ने मामले की शिकायत वन विभाग से लेकर राजस्व विभाग के अधिकारियों से की और इस शिकायत के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर काटे गए 4 सागौन और 17 गिलटों के बरामद यहाँ पर उन्हें किया गया, जबकि अन्य काटे गए पेड़ों की पैमाइश भी की गई है। बताया जा रहा है कि बिना परमिशन के लगभग 2 दर्जन से अधिक हरे भरे पेड़ों की कटाई की गई। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। वहीं पर समाज सेवी ने राजस्व विभाग से भी कार्रवाई की मांग की है। मतलब 2 फाइलों में आदेश जो है छपान को, और ये छपान के बाद जो है एक ऑर्डिनेंस सूची बनाई जाती है, जिन प्रश्नों पर छपान किया जाता है और ऑर्डिनेंस सूची के बाद जो है इसकी जो है निकासी का कार्य किया जाता है। अब ये जो हमारे छपान जो सूची है 19 पेड़ इसमें है और 7 पेड़ इसमें है, इतने ही पेड़ों का छपान किया गया। इसके अलावा जो अतिरिक्त पेड़ काश्तकार द्वारा अगर काटे गए हैं तो वो
वो हमारे सभा सूची में शामिल नहीं है। इसका आपको जो है प्रेषित कर दिया मैंने, ठीक है। वो जांच है स्टाफ द्वारा टीम बनाई जाएगी, इसकी जो है थर्मल जांच की जाएगी और जांच के उपरांत ही इसकी जो है कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो है ये राजस्व का मामला है, राजस्व का, तो इसमें जो है ये पटवारी और तहसीलदार के संज्ञान में लाया जाएगा, फिर जो है संयुक्त जांच करवाई जाएगी और इसी के हिसाब से लालकुआं नगर की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा मरीजों को बाहर की दवाएं और निजी लैब में जांच करवाए जाने के विरोध में नगर कांग्रेस अध्यक्ष भुवन पांडे और युवा नेता मुकेश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित एक ज्ञापन क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट को सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि लालकुआं नगर और इसके आसपास हजारों लोग निवास करते हैं, जिनके उपचार हेतु लालकुआं में 10 बेड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो अस्पताल है वो स्थापित किया गया है। जो अस्पताल में तैनात प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का रवैया मरीजों के प्रति बहुत ही निंदनीय है तथा उनकी मनमानी और तानाशाही के चलते अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों तथा उनके तीमारदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही उक्त अस्पताल में की जाने वाली निःशुल्क सरकारी जांचों को भी चिकित्सकों द्वारा निजी लैब में करवाए जाने का बाध्य किया जाता है, जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर कई मरीज पैसों के अभाव में अपनी जांचें भी नहीं करवा पाते। लालकुआं शहर की बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाएं और डॉक्टरों की मनमानी को लेकर आज हमने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग रखी कि जो डॉक्टर तैनात हैं उनके द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है। जो भी निःशुल्क सरकारी जांच है उनको प्राइवेट लेपों में भेजा रहा है और कई और समस्या को लेकर हमने ज्ञापन दिया, जिसमें हम क्षेत्रीय जो विधायक है उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। हमें लगता है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जो तैनात चिकित्सा अधिकारी उनका रवैया काफी बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि खराब है। जो भी मरीज जाता है उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती है और लगातार एक मतलब तानाशाही रवैया अपनाती है, जिसको लेकर क्षेत्रीय जनता का आक्रोश है। उसी को लेकर हमने ज्ञापन दे रखा और हमने मांग करके तत्काल जो चिकित्सा अधिकारी यहाँ से हटाया जाए और दूसरे जो चिकित्सा अधिकारी उनको तैनात किया जाए, क्योंकि लगातार जो तरह स्वास्थ्य विभाग बढ़ती है उसको लेकर क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है और हमने भी कार्रवाई की मांग की। अगर ये कार्रवाई जल्द नहीं होती तो हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अनियमितताएं हैं उनके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि 10 बेड का अस्पताल है पुलिस क्षेत्र में। लालकुआं बिंदु खतरा की जनसंख्या लगभग 1 लाख से ऊपर है और यहाँ पर उसके बाद भी 10 बेड का अस्पताल होने के बाद भी रात की में सेवा बिल्कुल नहीं होती है, जबकि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि रातकालीन भी यहाँ पर स्टाफ क्वार्टर बना रखे हैं, अस्पताल में डॉक्टर भी यहाँ पर रहते हैं, मगर जो मरीज आते हैं रात में उनको कोई सुविधा मिलती है, उनको सीधे यहाँ से कहते हैं अस्पताल में दवाइयाँ मरीजों को नहीं देते, उनको बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती हैं। भैया गरीब जनता यहाँ पर आती है, सर नौकरी पेशे वाले आदमी, मजदूर तबका के आदमी सुविधा रहता है। गरीब जो पैसे वाला आदमी तो अपने डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर को आता है, वो तो आते नहीं है, मगर गरीब जनता आती है, उनको इतना उनका शोषण किया जाता है यहाँ पर, न उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। और जो जाँचें हैं, जाँच के लिए सरकार ने टर्म डायग्नोसिस को कर रखा है कि फ्री में जाँच हो, और जाँच भी बाहर से लिखवाते हैं। क्यों? निजी लेवल से इनके संपर्क है अपने, इन्होंने उनसे कमीशन लेते हैं और बाहर की जाँच लिखते हैं। एक गरीब मजदूर बेचारा 2,000-2,500 जाँच कहाँ से लाएगा, जब आपने सरकार ने सुविधा दे रखी है, सरकार ने आपको सब कुछ दे रखा है, यहाँ पर एक प्राइवेट उसको निःशुल्क जाँच होंगी, तो जाँच क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्हीं व्यवस्था लेकर हमने ज्ञापन दिया है। अगर ये जल्दी यहाँ पर इनका नहीं सुधार रवैया तो लोक निर्माण विभाग के नवनियुक्त प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। राजेश चंद्र शर्मा ने यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अधिकारी और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर उतारना, सड़क सुरक्षा पर विशेष कार्य करने के साथ ही अन्य कार्यों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं, उनका क्रियान्वयन है। एक सड़क सुरक्षा का एक बड़ा हमारे उत्तराखंड में एक इशू रहता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से सड़क जो हमारी जो दुर्घटनाएं हैं उसकी एक वल्नरेबिलिटी रहती है, तो सड़क सुरक्षा के ऊपर भी बहुत फोकस रहेगा। एक हमारा जो विजन चंपावत है और एक मानस खंड है, इसके अलावा शासन की कई प्राथमिकताएं होती हैं। हमारे देहरादून शहर के अंदर इसके जो कंजेशन है इसको खत्म करने के लिए कई प्रोजेक्ट हमारे इस समय चल रहे हैं, जो भी हमारे इसमें प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। उसमें भी कहेंगे कि ये धरातल पर उतरे, जितने हमारे इसमें पुलिस शिफ्टिंग होनी है, जो भी चीज़ें होनी है, जो काम करने से पहले जो हमारी एक रुकावटें होती हैं उनको जल्दी से पूरा किया जाए, उसके बाद उनको धरातल पर उतारा जाए। ये सब प्राथमिकता है। बाकी शासन के
निर्देशानुसार जो भी आदेश मिलते हैं उनको क्रियान्वयन करने का। राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह की अध्यक्षता में पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें कि उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ देहरादून के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापरी भी मौजूद थे। वहीं इस बैठक को लेकर सीडीओ अभिनव शाह ने कहा कि सर्दियों में निराश्रित जो गौवंश है उनका ठंड से बचाव कैसे किया जाए, इस पर हमने चर्चा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि देहरादून के सभी गौ सदनों में निराश्रित पशुओं के लिए अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं और शहर भर में कहीं भी कोई पशु निराश्रित पाया जाए तो उन्हें गौ सदन में लाए जाने के लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापरी अपनी टीम के साथ अभियान चलाएंगे। देखिए, जैसे आपको पता है अभी जो त्रैमासिक बैठक हुई थी तो उसमें जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे वो भी थे और मैं भी उस बैठक में था। तो उसमें बेसिकली जो मुद्दे थे, स्पेशली अभी आगामी आपका विंटर सीजन आ रहा है तो जो पशु हैं उनको भी क्योंकि हम ठंड लगना संभावित है, जो निराश्रित गौवंश है तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, तो इस पर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। तो उस पर यही हमने निर्देश भी जारी करे कि जो अलाव वगैरह हैं जो वहाँ पे गौ सदन बने हैं उनमें जलाए जाएँ। तो जो कंसर्न्ड गौ सदन मालिक हैं जो उनको ऑपरेट करते हैं उनको भी दिया, जैसे नगर निगम है और जो हमारे डिपार्टमेंट कोई गौ सदन अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको भी करा और जो एनजीओ कर रहे हैं उनको भी ये डायरेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा जो ओपन एरियाज में अगर पशु हैं तो उनको टाइमली हम जो हमारे गौ सदन है वहाँ पे उनको भेजने की जो व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए भी जो हमारे सीडीओ साहब हैं उनकी जो टीम है उनके थ्रू किए जाएंगे और जो नगर निगम है, जो नगर एरिया में नगर निगम नगर पालिकाज हैं वो उनके थ्रू किया जाएगा। तो इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुआ। इसके अलावा जो और जो पशु हैं जैसे डॉग्स हैं तो उनके ऊपर भी एक डिस्कशन इस बार हुआ था कि मतलब वो भी काफ़ी हो रहे हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करना है। तो उसके लिए भी काफ़ी एनजीओज आजकल आ रहते हैं जो हेल्प करते हैं, तो उस पर भी हमने डिस्कशन करा, तो उस पर भी आवश्यक। हल्द्वानी उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारी में जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रही है। इधर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से तैयार है, शीघ्र ही आरक्षण लिस्ट जारी होने वाली है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में अपने योग्य और जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट देगी और पार्टी प्रदेश के सभी निकायों में बड़ी जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। जैसे चुनाव की तारीख का ऐलान होगा, पार्टी अपनी रणनीति के तहत कार्य शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के तमाम ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं, जिसको लेकर देवभूमि की जनता पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ सीट पर मिली जीत के क्रम को प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भी दोहराने जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर के हम पूरी तरह से तैयार हैं। जिस पर भी सरकार के द्वारा चुनाव की घोषणा की गई है और बहुत जल्दी चुनाव होंगे, ऐसी सारी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी परिवार अपने पूरी जैसे कि हमेशा ही चुनाव की तैयारियों में रहता है और हम जिस तरीके से कार्यक्रम हमारे पूरे प्रदेश में चलते हैं उसमें हमें किसी नवीन तैयारियों की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का काम और सरकार का काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर जो तीव्र गति से काम हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य किया जा रहा है वो वास्तव में ऐतिहासिक कार्य है और हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। जल्द ही निकाय चुनाव की घोषणा होगी और मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि सारे के सारे निकाय चुनाव में हमारे चाहे महापौर हो, चाहे हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत, सभासद या जितने भी होंगे, हमारे लगभग सारे लोग हमारे जीत करके आने वाले। नगर निगम हमारे सारे के सारे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सारे कार्यकर्ता योग्य हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है सभी कार्यकर्ताओं पर अपनी ट्रेनिंग आवश्यकता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार जो है अपने योग्य प्रत्याशियों को आगे लाएगा और कार्यकर्ताओं का जिनको समर्थन होगा और कार्यकर्ताओं के जिनके पक्ष में मत होगा उन्हीं को आगे लाया जाएगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ और जल्द से जल्द आपके बीच में नगर। इस मौके पर ग्रामीणों ने घरों में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जिसमें कि
स्वाले, पकौड़े और चूड़ा विशेष रूप से बनाई जाती है, जिसको ग्रामीण एक दूसरे के घरों में बुलाकर खिलाते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले गांव के युवा जंगल से घास लाते हैं। उस घास को ग्रामीण एक मोटा और लंबा रस्सा बनाते हैं। उसके बाद जिस घर के ऊपर घास का रस्सा रखा जाता है, उस घर की महिलाओं द्वारा घास लाने वाले युवाओं की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद एक ढेंसिया बनाया जाता है, जिसको कि ग्रामीण ढोल की थाप पर रासो नृत्य कर जलाते हैं। इसके बाद ग्रामीण उस घास से बने रस्ते को गांव की महिलाएं, पुरुष और बच्चों के साथ पर्यटक भी खींचकर दिवाली बग्वाल के रूप में आनंद पर पूर्वक तरीके से पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि ये घास का रास्ता नाग देवता का रूप होता है। दिवाली बग्वाल है, इसकी मान्यता ये है कि जो देश भर में दीपावली मनाई जाती है, देश भर के दीपावली के 1 महीने बाद पहाड़ी बग्वाल होती है। और मान्यता यह है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या में वापस आए थे वनवास से, तो पहाड़ के क्षेत्रों में यह सूचना 1 महीने बाद मिली। तो 1 महीने बाद जब सूचना मिली तो उसी के उल्लास में, उमंग के साथ ये दीपावली मनाई जाती है। पहाड़ी बग्वाल हम कहते हैं। और एक 5-6 दिनों का सेलिब्रेशन है। अक्षय जो हमारे पहाड़ी डिश है, वहाँ से शुरू होकर के इसके दिन अक्षय बनते हैं, पकौड़े बनते हैं, फिर जिसमें बरात होता है, एक बड़ी भांड, एक छोटी भांड। आज छोटी भांड का उत्सव है। इस तरह से 5 दिन का लगातार एक उत्सव है। मैं कह सकता हूँ कि संस्कृति से जुड़े रहने का मौका है। पहाड़ के लोगों के अंदर उमंग का माहौल का अवसर है। और जो हमारी बहनें जो ससुराल नहीं हैं, उनके पास जो अवसर है, वो इस दिन मायके आती हैं, उस उत्सव में शामिल होते हैं और पूरे गांव और समाज के नाते रिश्तेदार आकर के इस उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। ये पहाड़ी जो बग्वाल होती है हमारे पहाड़ों में, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हमारे पूर्वजों से मनाई जा रही है। और इसमें ये जो दीपावली होती है, दीपावली के ठीक 1 महीने बाद ही ये पहाड़ी बग्वाल होती है। और इस पहाड़ी बग्वाल में हमारी एक भांड होती है, ये 2 भांड होती है, बाकी जगह एक होती है। हमारे गांव में 2 भांड होती है, बड़ी और छोटी। और उसको बड़े उत्सव के साथ बावई घाट है उससे बनाया जाता है। और उसको रात भर उत्सव मना के घर के ऊपर उसको शुभ माना जाता है, घर के ऊपर रखा जाता है। जहां पूरे जौनसार बाबर में बूढ़ी दीपावली मनाई जा रही है, वहीं पर देवभूमि लाखा मंदिर शिव मंदिर में बूढ़ी दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कि शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना करने के बाद बिरूड़ी का प्रसाद जनता में वितरित किया गया। इसके बाद पंडितों द्वारा बाबोई से बने रस्ते कस्सी की पूजा करने के साथ रस्ता कस्सी को तोड़ा गया। इस दिन हर वर्ष जो महिलाएं हैं वो परिवार के ही पंडित पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे कि गांव के भी सभी लोग भाग लेते हैं। बूढ़ी दीपावली का त्योहार सामुदायिक एकता का प्रतीक है और गांव के सभी लोगों ने मिलकर दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर मौजूद बचनाथ शर्मा, भारतीय जनता पार्टी कवासी के उपाध्यक्ष ने कहा कि बूढ़ी दीपावली का त्योहार लाखा मंडल की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये त्योहार गांव के लोगों को अपनी पारंपरिक जड़ों से जोड़े रखता है। देवभूमि लाखा मंडल में बड़ी धूमधाम से पुरानी दिवाली यानी बूढ़ी दिवाली मनाई गई है। यहाँ पे जितनी भी गांव की महिलाएं थी और क्षेत्र की महिलाएं हैं, बाहर से आए हुए अतिथि इस दीपावली का आनंद लिया है। और इसमें पौराणिक काल से ये परंपरा है कि पहले तो मंदिर में पुजारी पूजा करते हैं और फिर उसके बाद अखरोट प्रसाद के रूप में जनता में वितरण करते हैं। फिर उसके बाद व्रत होता है और उसको घाट से बनती है और उसको तोड़ा जाता है। फिर उसके बाद महिलाओं द्वारा पांडव नृत्य, घेता, रासू और डांस किया जाता है। ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है और मैं समस्त उत्तराखंड वासियों को तो चलिए उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान के साथ।